नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। इस वक्त खबर आ रही है कि बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के मुख्य आरोपी आपराधिक बैकग्राउंड के नेता जितेंद्र सिंह बबलू की आज लखनऊ में बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। रीता जोशी ने इस पर सख्त ऐतराज जताया है। बबलू को सन 2009 में रीता जोशी का बंगला जलाने के मामले में इनको आरोपी पाया गया था और इन पर चार्जशीट भी हो चुकी है। सोशल मीडिया में ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी। तो जितेंद्र सिंह बबलू पर ये आरोप है कि उन्होंने, बल्कि आरोप साबित हो चुका है कि उन्होंने रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाया था और आज उन्हें, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया है, जिस पर रीता बहुगुणा जोशी ने सख्त ऐतराज जताया है। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने पार्टी को गफलत में रखा है, धोखे में रखा है और सच्चाई नहीं बताई है। हमारे साथ कमाल खान जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत के लिए। रीता बहुगुणा जोशी कह रही हैं कि पार्टी को एक तरह से शायद धोखे में रखकर जितेंद्र बबलू जो हैं वो पार्टी में शामिल हो गए हैं और वो बात करेंगी इस बारे में। कमाल, आपको क्या लगता है, जिन पर आरोप साबित हो गया है घर जलाने का और जब उनको पार्टी में शामिल कर लिया गया, तो ये एक भूल है या इसे कैसे देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ एक पुरानी रवायत रही है कि गुंडा जब तक दूसरी पार्टी में रहता है तब तक वो गुंडा होता है और जब अपनी पार्टी में आ जाता है तो ये संत कहलाता है। ये बहुत सारी पार्टियों में ऐसा होता रहा है और एक पार्टी के अध्यक्ष तो कहती थी कि हमने उनको सुधारने के लिए मौका दिया है, आपराधिक पृष्ठभूमि के आदमी को, वो हमारे दल में आके सुधर जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। रीता जोशी अपनी पार्टी के लिहाज में और अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिहाज में ये बात जरूर कह रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके बैकग्राउंड से लोग वाकिफ ना हो और इतने पुराना उनका तमाम क्रिमिनल इतिहास है, बहुत सारे मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, किडनैपिंग फॉर रैंसम के, बलवा, मारपीट के तकरीबन 29 मुकदमे उनके ऊपर चलते रहे हैं। और ये तो बहुत बड़ा मुकदमा है। जब रीता जोशी का बंगला जला दिया था, हम लोग वहां पे मौजूद थे और उनकी कुछ वीडियोस में जलते हुए बंगले में वो नजर भी आ रहे हैं। जो जितेंद्र सिंह बबलू हैं, वो एक गमछा बांधे हुए उसमें दिखाई भी पड़ रहे हैं। और बल्कि उस वक्त जो टीवी चैनल्स के लोग मौके पे घटना के फौरन बाद पहुंच गए थे, इस मुकदमे में बहुत सारे एविडेंसेस भी, उनके वीडियोस लगे हुए हैं, लोगों से बातचीत भी पुलिस ने की थी। तो ये बहुत बड़ा मामला है और ये थोड़ी अजीब बात है कि अपनी ही पार्टी की सांसद जो है उनका बंगला जलाने के आरोपी को शामिल कर लिया गया है, लेकिन इससे पार्टी की ही छीछालेदर हुई है। मान लीजिए, हो सकता है अगर ख्याल ना हो कि 2009 में कोई कांड हुआ था, उसके ये अभियुक्त हैं, ये रीता बहुगुणा जोशी वाला कांड हो सकता है उनको याद ना हो, जैसा रीता जी भी कह रही हैं, लेकिन इससे पार्टी की बहुत बदनामी होगी। जी, और रीता बहुगुणा जोशी ने सख्त ऐतराज इस पर जताया है। अब ये देखना है कि इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, इसकी तस्वीरें गवाह हैं। धन्यवाद आपका कमाल। तो श्री जितेंद्र सिंह बबलू पर अब पता नहीं क्या कार्रवाई आगे की जाएगी। फिलहाल वो बीजेपी में शामिल कर लिए गए हैं। और पेगासस मामले में जासूसी की नई लिस्ट सामने आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के 2 अफसरों के नाम भी हैं। द वायर के हवाले से ये खबर आ रही है कि नई लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और वकीलों के नाम हैं। इनमें जस्टिस अरुण मिश्रा का पुराना नंबर भी है और मुकुल रोहतगी के जूनियर का भी नाम है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर
खोड़ी गांव के सैकड़ों अवैध मकानों को गिरा दिया गया है। हजारों लोग इससे बेघर हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार पुनर्वास की योजना बनाए, लेकिन खोड़ी गांव के उजड़े हुए लोगों के पुनर्वास में क्या मुश्किलें हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। खोरी गांव के अवैध मकानों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। सैकड़ों मकान जमींदोज हो चुके हैं और हजारों लोग बेघर। खोरी गांव के लोगों की समस्या दिखाना भी मीडिया के लोगों के लिए आसान नहीं है। यहां तक जाने वाली सड़क को मीडिया के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली से सटे प्रहलादपुर की इस छत से हमें दिखा कि काफी बड़े हिस्से में बने अवैध मकानों को गिराया जा चुका है। खोरी गांव की गलियों में भी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ वर्दी और सादे कपड़ों में पुलिस गश्त करती रहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उजाड़े गए लोगों के पुनर्वास की योजना हरियाणा सरकार से मांगी है, लेकिन पुनर्वास करने में कई दिक्कतें हैं। योजना फरीदाबाद प्रशासन ने भेजी है और ये कहा है कि जिन जिन लोगों के पास में हरियाणा और खोड़ी जो गांव है उसका एड्रेस प्रूफ है, उनका पुनर्वास किया जाएगा। लेकिन बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो रहते तो खोरी गांव में हैं, लेकिन उनका जो एड्रेस प्रूफ है वो दिल्ली का था, तो अब वो उस पुनर्वास की योजना से बाहर होने का भी खतरा उन पर मंडरा रहा है। फरीदाबाद प्रशासन खोरी गांव के लोगों को डबुआ कॉलोनी में बसाना चाहता है। खोरी गांव से जिन लोगों को उजाड़ा गया उनको इसी डबुआ कॉलोनी में बसाया जाएगा। तकरीबन 1400 फ्लैट हैं इस डबुआ कॉलोनी में, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस डबुआ कॉलोनी की हालत आप देखिए। सुअर यहां पर घूम रहे हैं। रेखा की पैदाइश खोरी गांव में हुई है, उनका मकान गिराया जा चुका है। फिलहाल वो डबुआ कॉलोनी में किराए के घर पर आई हैं, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। उसकी हालत तो बहुत ही बेकार है, ना टॉयलेट भी जाम पड़ा है उसका, ठीक है, टॉयलेट भी बाई तरह यहाँ पे कम्प्लेक्स है, उसमें चले जाते हम लोग, पूरा जाम पड़ा है, पानी नहीं है यहाँ, लाइट यहाँ नहीं है, सब कुछ बेकार है यहाँ पे। और शुगर इतने सारे यहाँ पे हैंगे कि हद से ज्यादा। अगर कपड़े बाहर हम डाल दे सूखने के लिए तो कपड़े भी ले जाते हैं शुगर, क्या करा जाए। एक तो वहाँ से टूट गया, वहाँ पे भी सब बर्बाद, यहाँ पे सब बर्बाद। खोरी गांव के लोगों के बसने से लेकर उजड़ने तक के हालात के लिए भ्रष्ट सिस्टम और भूमाफियाओं की सांठगांठ जिम्मेदार है, लेकिन अब भी जंगल की जमीन पर बसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। फरीदाबाद से अजीत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और ओबीसी को लेकर मोदी सरकार ने दूसरा बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी है। इसी मॉनसून सत्र में पारित कराने की से कोशिश होगी। राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। मई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही ओबीसी सूची बना सकती है। केंद्र ने इसका विरोध किया था। इससे पहले पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में केंद्र कोटे में ओबीसी आरक्षण दिया गया है। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा कर्मचारियों को दिए जा रहे अत्यधिक वेतन पर हैरानी जताई है। अदालत ने कहा वेतन भुगतान उसके कामकाज के मुकाबले बहुत ज्यादा है और ये बिल्कुल तार्किक नहीं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की पूरी रिपोर्ट। कोरोना काल में दिल्ली नगर निगम के डॉक्टरों ने अपने वेतन के लिए प्रदर्शन किया। कई महीनों से दिल्ली में वो बिना वेतन के काम कर रहे थे। ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है, जहां बीजेपी शासित एमसीडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार उन्हें फंड नहीं दे रही, जिससे वो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे। इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को जमकर फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि नगर निगम सफाई और विकास के बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर रहा। कर्मचारियों को इतना वेतन भुगतान क्यों किया जा रहा है? पीठ ने कहा है कि सभी को निगम में फर्जी कर्मचारियों के बारे में पता है, जो लोग घर बैठे हैं और अपने वेतन का आनंद ले रहे हैं। पीठ ने कहा कि क्या कर्मचारियों की लोकेशन का पता लगाने के लिए जियो टैगिंग की जा रही है। दरअसल नगर निगम ने अदालत को बताया था कि उसके मासिक खर्च में 214 करोड़ रुपए वेतन पर और 30 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च होते हैं। निगम का कहना है कि वो कर्मचारियों की लोकेशन का पता लगाने के लिए उन्हें जियो टैग करने पर भी विचार कर रहे हैं।
मोस्ट ऑफ द कर्मचारी आज की डेट में हमारे ऐप बेस अटेंडेंस सिस्टम चल गया है और सभी ज़मीन पर आकर काम भी कर रहे हैं। और इसका एक दूसरी और बात बताता हूँ, आने वाले टाइम में लगभग अगले 4 महीने में 50% टोटल डिजिटल हमारा एसडीएमसी हो चुका है और आने वाले 4 महीने हम कंप्लीट डिजिटल एसडीएमसी को बना देंगे, पेपरलेस भी वर्क खत्म हो जाएगा। अगले साल दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हैं, तो आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने पिछले 15 सालों से एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। आप सोचिए कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एमसीडी चल रही है, बीजेपी की एमसीडी, जिसमें कर्मचारियों की संख्या क्या है वो नहीं पता, कर्मचारियों के अटेंडेंस लेने का प्रोसेस क्या है वो नहीं पता, जबकि सैलरी हर बार ही मांगते हैं। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 11 अगस्त तय करते हुए कहा कि उसी दिन शिक्षकों, अस्पताल कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और इंजीनियर आदि के वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं होने संबंधी अन्य याचिकाओं पर विचार किया जाएगा। हम इस वक्त लोधी शमशान घाट पर हैं और हम सब जानते हैं कि कोरोना की लहर जो अभी खत्म हुई है उसमें जो चतुर्थ श्रेणी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कितनी मेहनत की, चाहे वो शव जलाने की हो, चाहे वो साफ सफाई करने की हो, हॉस्पिटल्स में कितनी मेहनत की, उन्हीं पर सब कुछ टिका हुआ है एमसीडी का और वही मेहनत करते हैं। लेकिन जब कोर्ट ने फटकार लगाई है तो वो फटकार उन अधिकारियों के ऊपर है जो इनसे ऊपर हैं और जो अपने रुतबे का फ़ायदा उठाकर तनख्वाह तो पूरी लेते हैं पर अक्सर काम पर नहीं आते हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना की वजह से 2 साल से सेना में भर्ती न होने का खामियाजा बलिया के हजारों नौजवान भुगत रहे हैं। वाराणसी सेंटर पर खुली भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आयु सीमा 21 और 23 साल की रखी गई है। इससे 2 साल तक परीक्षा न दे पाने की वजह से ओवर एज यानी कि जो उम्र जितनी चाहिए थी उससे ऊपर निकल गए नौजवान नाराज हैं। उन्होंने पदयात्रा निकालकर अपना विरोध जताया है। ज्यादातर नौजवान माधोपुर ग्राम सभा के तहत आने वाली बंद पड़ी चीनी मिल के मैदान में अपनी तैयारियां करते थे, लेकिन प्रशासन ने उस मैदान को जबरन वहां पे जुतवा दिया ताकि नौजवान वहां पर अपना अभ्यास ना कर सकें। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कोरोना टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बना है। एक दिन में 27 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए, लेकिन सवाल उठ रहा है कि कहीं रिकॉर्ड के चक्कर में दूसरे दिनों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी तो नहीं हो रही। भारी भीड़, लेकिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश के टीकाकरण केंद्रों ने कमाल किया। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में एक दिन में 27 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। ये 21 जून के मध्य प्रदेश के 16 लाख के रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा है। आज मुझे प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वैक्सीनेशन का एक विशेष ड्राइव चला, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने 5 करोड़ 7 लाख लोगों को कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध कराया है और अकेले आज ही अब तक 19 लाख 20 हजार से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी कि एक दिन में इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन देने का कार्य हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्पेशल ड्राइव चला है जिसमें अब तक 19 लाख 20 हजार से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि मंगलवार को 12,000 से ज्यादा केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन देने का काम किया। ये औसत से दुगना है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये दोबारा हो सकेगा। रविवार को राज्य में सिर्फ 8,140 टीके लगे। सोमवार को 3,80,000 टीके लगाए गए। पिछले शुक्रवार को 8,60,000 टीके लगे और शनिवार को 6,20,000। किसी भी तरीके के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स बनाने का एक खामियाजा ये होता है कि उसके पिछले दिनों में और आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति होती है, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। हम लोग इस वक्त लखनऊ के शहरी इलाके में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंदिरा नगर है। कल यहाँ पे काफ़ी लाइन लगी थी वैक्सीन के लिए, हमें बताया गया है, लेकिन आज आप देख सकते हैं एक दिन बाद यहाँ लिखा हुआ है आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, अग्रिम आदेश तक
स्थगित है। सर वैक्सीन का आज जितना मतलब ऑल दो हाउ मच वी इंक्वायर्ड तो पता चला है कि वैक्सीन की जो क्वांटिटी है वो खत्म हो गई है। बट सर प्रॉब्लम ये है कि मैं कल भी गया था, यहाँ पे रामादीन कॉलेज है, बट देयर वाज नथिंग वेरी सिस्टमैटिक। कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि आप फॉर्म कहाँ से लेंगे। आज हम यहाँ है कि घर के पास में, यहाँ बंद है सर, ये क्या सिस्टम है। लखनऊ से महज 130 किलोमीटर दूर लखीमपुर खेड़ी में भी ऐसी ही कहानी है, जहां सरकारी अफसरों ने माना है कि मंगलवार के रिकॉर्ड के लिए उन्होंने अतिरिक्त वैक्सीन इस्तेमाल कर ली। देखिए वैक्सीन का हम लोगों ने इस तरह से प्लान किया था कि कल हमारी जो तो आज की भी डोज थी वो हमने कल खत्म कर ली थी कि भीड़ को देखते हुए आज शाम तक हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी। बुधवार को दोपहर 2 बजे तक उत्तर प्रदेश में 1,30,000 से भी कम वैक्सीन लगी थी, जबकि एक दिन पहले इस वक्त तक 10 लाख से ज्यादा टीके लग चुके थे। लखीमपुर में प्रतीक श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन विनीत कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।